हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का एक चैप्टर दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे और इस वीडियो में हम पूरा लेसन देखेंगे एक वीडियो में। वन शॉट वीडियो होने वाला है। तो इस वीडियो को मैंने क्लास 10 सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया है, तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक जरूर देखना। तो चलो बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग की अगर हम बात करें, व्हाट इज बॉन्ड देखते हैं। केमिकल बॉन्ड को हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। जनरली आपकी बुक्स में जो बॉन्ड को शो किया जाता है, एक एटम ए होता है और एक एटम बी होता है एंड ए एंड बी के बीच इस तरह हम एक लाइन शो कर देते हैं। अब इस लाइन का मतलब ये नहीं होता कि हमने दोनों एटम्स को लिया और रस्सी से ऐसे बांध दिया। बेसिकली कुछ भी चीज इन दोनों को टाई नहीं कर रही है, बट यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मतलब ये एटम ए है और ये एटम बी है और दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं और कंबाइन हो जाते हैं या ज्वाइन हो जाते हैं एक साथ। तो ये जो फोर्स लग रहा है दोनों के बीच, इसी फोर्स को हम बोलते हैं बॉन्ड। और इसी फोर्स को बनाने का या फिर शो करने का तरीका क्या होता है कि हम एक लाइन बना देते हैं ए से बी के बीच इस तरह। इट इज कॉल्ड अ बॉन्ड। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये नहीं होता यहाँ पे ये बंधे हुए एटम्स हैं, यहाँ पे बस इसका मतलब ये है कि ये दोनों एटम्स एक दूसरे को फोर्स लगा के एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं और ये जुड़ गए हैं इस तरह। ठीक है, तो केमिकल बॉन्ड क्या होगा? इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। यही है हमारा केमिकल बॉन्ड। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे बॉन्ड क्यों बनता है, बॉन्ड बनने के पीछे का रीजन क्या है। अगर हम देखें पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन से स्टार्ट करो आप, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। उसके आगे बहुत सारे हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन एंड पोटेशियम एंड कैल्शियम। मिनिमम 20 तक के एलिमेंट्स आपको याद होने चाहिए, राइट। यहाँ पे आप देख लो बहुत सारे लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स हैं। इन सब में एक बात कॉमन है, इनके एटम्स जो होते हैं वो होते हैं अनस्टेबल। अनस्टेबल का क्या मतलब है कि ये अकेले खुद में स्टेबल नहीं होते हैं। एक एटम अकेला खुद में स्टेबल नहीं होता है, दैट्स व्हाई वो कंबाइन करता है दूसरे एटम्स के साथ ताकि वो स्टेबिलिटी पा सके या स्टेबल हो सके। ठीक है, लेकिन हाँ, इस पीरियोडिक टेबल में कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जिनको और किसी की जरूरत नहीं होती, वो होती हैं नोबल गैसेस। यहाँ पे जो लास्ट में आपको एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, दीज आर कॉल्ड नोबल गैसेस। अब ये खास क्यों है इसको समझना भी जरूरी है, बिकॉज इसी से आपको समझ आएगा कंबाइनिंग का कॉन्सेप्ट या बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट। बिकॉज नोबल गैसेस जो होती हैं वो खुद में ही स्टेबल होती हैं, तो क्या रीजन होता है कि उनको किसी की जरूरत नहीं पड़ती रिएक्ट करने की, बट उसके अलावा यहाँ पे जितने भी आपको एटम्स दिख रहे हैं, एलिमेंट्स दिख रहे हैं, इन सबको जरूरत पड़ती है दूसरे एटम्स की कंबाइन करने के लिए, जबकि इनको नहीं पड़ती। तो क्या ऐसा रीजन होता होगा, उसके बारे में बात करते हैं। ये जितनी भी नोबल गैसेस हैं, इनका कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें, इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होते हैं, अगर हम उस स्ट्रक्चर को देखें तो इनके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कुछ इस तरह अरेंज्ड होते हैं। हीलियम की बात करें, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 2। तो यहाँ पे बस 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके फर्स्ट शेल में आ जाते हैं। फिर हम बात करते हैं नियॉन की, इसका एटॉमिक नंबर होता है 10। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स कन्फिगर होते हैं वो इस तरह होते हैं 2,8 के फॉर्म में, यानी कि फर्स्ट शेल में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन और सेकेंड शेल में आ गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। फिर आता है आर्गन। आर्गन में क्या होता है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, सेकेंड में 8 एंड थर्ड में भी 8। इसी तरह जितनी भी आपकी नोबल गैसेस हैं सब में कुछ इस तरह इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होते हैं। इस सब में एक चीज कॉमन है कि यहाँ पे जो आपका लास्ट शेल है उस सब में आप देखो तो 8 इलेक्ट्रॉन्स लास्ट शेल में आ रहे हैं और यही कंप्लीट करते हैं इनके वैलेंस शेल को या लास्ट शेल को। इसीलिए इनका क्योंकि लास्ट शेल कंप्लीट होता है, दैट्स वाई ये गैसेस जो हैं इनको हम नोबल गैसेस कहते हैं और ये रिएक्ट नहीं करती हैं किसी और एलिमेंट के साथ। ठीक है, तो यही चीज इनको स्टेबल बनाती है, क्योंकि इनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है, दैट्स वाई ये स्टेबल होती हैं। याद रखना मेरी बात कि जब भी किसी एटम का आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होगा तभी वो स्टेबल होगा और वही वो चाहता है। तो यहाँ पे जितनी भी नोबल गैसेस हैं इनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है। अगर हीलियम की बात करें तो यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन इसका भी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है। क्यों? बिकॉज अकेले हीलियम में सिर्फ एक शेल होता है। एक शेल में, फर्स्ट शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसका भी आउटर मोस्ट शेल एक तरह से कंप्लीट है। यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट हीलियम खुद में भी पूरी तरह स्टेबल है। ठीक है, तो ये सारी नोबल गैसेस हमारी हो गई। अब यहाँ पे हर एलिमेंट इनके जैसा बनना चाहता है। बेसिकली कोई भी एटम अपने बगल वाले नोबल गैस के जैसा बनना चाहता है ताकि वो स्टेबल हो सके। इससे हमको इतना समझ में आता है कि हर एटम रिएक्ट क्यों करता है। हर एटम क्योंकि स्टेबल होना चाहता है, स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है, दैट्स व्हाई वो रिएक्ट करता है टू बिकम स्टेबल। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे व्हाई एटम्स रिएक्ट, एटम्स रिएक्ट इसीलिए करते हैं या एटम दूसरे एटम्स के साथ कंबाइन इसीलिए करते हैं बिकॉज अकेले वो स्टेबल नहीं होते और वो दूसरे एटम्स के साथ रिएक्ट करके स्टेबल हो जाते हैं। आंसर आपका क्या होगा?
एटम्स रिएक्ट टुगेदर टू अटेन स्टेबिलिटी या फिर टू गेट स्टेबिलिटी। चलो अब हम बात करते हैं कि कितने टाइप्स के बॉन्ड होते हैं, एटम्स कैसे कैसे कंबाइन करते हैं और किन किन तरह के बॉन्ड्स बनाते हैं। सो बात करें बॉन्ड्स की तो केमिकल बॉन्ड्स आपके 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, सेकंड इज कोवैलेंट बॉन्ड एंड थर्ड इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यही 3 आपके कोर्स में है, होते और भी तरह के हैं बट आपको पढ़ने सिर्फ यही 3 है। सो हम इसी के बारे में स्टिक होकर बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं आयोनिक बॉन्ड की, ये क्या होता है। सो बात करें आयोनिक बॉन्ड की या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की, सो इसी के नाम है दोनों, इसमें कंफ्यूज मत होना। आयोनिक एंड इलेक्ट्रोवैलेंट मीन्स द सेम, चाहे आप आयोनिक बोलो चाहे इलेक्ट्रोवैलेंट बोलो। सो ये ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जो फॉर्म होते हैं बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो यहाँ पे जैसे मान लो एक एटम आपका A है और एक एटम आपका B है। सो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है दूसरे एटम को, और यहाँ पे ये जो ट्रांसफर है, इसी ट्रांसफर की वजह से आयंस फॉर्म होते हैं, और आयंस जब फॉर्म हो जाते हैं तो वहां पे क्या फॉर्म होता है, आयोनिक बॉन्ड। अभी हम इसका फॉर्मेशन देखेंगे, चिंता मत करो। तो इसका एक एग्जांपल अगर देखें तो रियल लाइफ में जैसे कि आप नमक खाते हो, सॉल्ट खाते हो, तो सॉल्ट क्या होता है, NaCl। सो NaCl क्या है, NaCl एक आयोनिक कंपाउंड है। आयोनिक कंपाउंड क्यों है, बिकॉज ये आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करता है, आयोनिक बॉन्ड की वजह से बनता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो दैट Na आपका क्या है, सोडियम, दैट इज अ मेटल, और क्लोरीन क्या है, क्लोरीन इज अ गैस। सो कोई भी कंपाउंड जिसमें एक मेटल होगा और एक नॉन मेटल होगा, वो हमेशा क्या बनाता है, वो हमेशा बनाता है आयोनिक या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। सो एक चीज याद रखना, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और कहां से कहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, मेटल से नॉन मेटल में। ठीक है, तो जब भी मेटल और नॉन मेटल का कंपाउंड बनता है हमेशा आयोनिक कंपाउंड ही बनता है, ये बात आप लोग याद रखना। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे में। अभी हम एक और तरह का बॉन्ड देखेंगे, वहां पे कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता, वहां पे शेयरिंग होती है, वो होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड्स। उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। सो अभी हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे आयोनिक कंपाउंड्स के और देखेंगे कि वो कैसे फॉर्म होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि NaCl कैसे फॉर्म होता है या कैसे ये आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करता है। तो बात करते हैं पहले NaCl में क्या क्या है। NaCl के अंदर देखो, एक तो Na है हमारा और एक Cl है यानी कि क्लोरीन है। तो Na का मतलब सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन देखें यानी कि इलेक्ट्रॉन्स इसमें कैसे कैसे अरेंज होंगे, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, सेकंड में 8 एंड बचा 1, 2 8 10 हो गया, 1 बचा, यानी कि लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आता है। दैट मीन्स यहाँ पे सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। वही अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का नंबर होता है 17। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 8 एंड 7। तो अब यहाँ पे दोनों एटम्स को आप ध्यान से देखो, सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है जो इसको स्टेबल होने से रोक रहा है, और क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन कम है, अगर इसको 1 मिल जाए तो ये भी 8 हो जाएगा, ये भी स्टेबल हो जाएगा। सो यहाँ पे एक ऐसी चीज होने वाली है कि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करके दे देगा क्लोरीन को। देखते हैं कैसे। सोडियम के पास यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे हम इस तरह शो कर देते हैं, सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और यही वाला स्ट्रक्चर आपके कोर्स में है। अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आपको इसी तरीके से शो करना होगा। बुक्स में आपका पूरा जो न्यूक्लियस वगैरह सब बन के पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर बना होता है, वो वाला तरीका आपके कोर्स में नहीं है। आपके कोर्स में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ही है। तो यहाँ पे सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये मैंने आउटर मोस्ट वाला इलेक्ट्रॉन बस शो किया है। इस तरीके में हम सिर्फ आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स को ही शो करते हैं। कोई क्वेश्चन कर सकता है कि हम 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स को शो क्यों नहीं कर रहे हैं। वो शो होता है जब हम कंप्लीट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। इस वाले में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हम सिर्फ आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स को ही ड्रॉ करते हैं। तो सोडियम है प्लस, इसको हम जोड़ने वाले हैं क्लोरीन के साथ। तो क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट में 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बना लेते हैं। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है और सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो सोडियम क्या करेगा, सोडियम अपना ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा क्लोरीन के पास। एंड अब सिचुएशन क्या हो जाएगी, नाउ द सिचुएशन इज कि Na के पास एक कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन दे देगा तो प्रोटॉन्स तो इसके पास उतने ही रहेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तो जब इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है तो यहाँ पे क्या होगा, इसके ऊपर आ जाएगा एक प्लस चार्ज, सिंगल प्लस चार्ज आ जाएगा, यानी कि इस पे एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो ये बन गया आयन।
ठीक है, ये सोडियम आयन बन गया। फिर बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन के पास क्या है, क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, यानी कि क्लोरीन के पास एक निगेटिव चार्ज बढ़ गया, यानी कि क्लोरीन हो जाएगा क्लोरीन के पास ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है सोडियम से एक्स्ट्रा आ गया, तो यानी कि क्लोरीन के ऊपर एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे ये। तो यहाँ पे देखो आयंस फॉर्म हो रहे हैं, एक तो सोडियम आयन फॉर्म हो गया और एक क्लोरीन आयन फॉर्म हो गया। अब जब ये आयंस फॉर्म हो जाते हैं तो ये दोनों एक दूसरे पे देखो अपोजिट चार्ज है, ये प्लस आयन है, ये निगेटिव आयन है, तो ये दोनों अपोजिट चार्जेस के साथ एक दूसरे को पुल करने लगते हैं। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा दैट अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो ये दोनों अट्रैक्ट करने लगेंगे एक दूसरे को और इसी अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से इन दोनों के बीच एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और ये फॉर्म कर लेंगे क्या, NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड या फिर वो नमक जो आप खाते हो। तो यहाँ पे इस तरह फॉर्म हो जाता है NaCl। सो अगर आपके एग्जाम में भी आता है तो आपको इसी तरीके से शो करना होगा द फॉर्मेशन ऑफ NaCl। सो ये हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की हेल्प से शो करा है कि NaCl कैसे फॉर्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीज कि कैसे यहाँ पे बना। सबसे पहले हम उस एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने से ये होता है कि हमको आउटर मोस्ट में पता लग जाता है कितने इलेक्ट्रॉन्स हमको ड्रॉ करने हैं, फिर उसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर शो कर देते हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल अभी देखते हैं नेक्स्ट कंपाउंड का। सो नेक्स्ट हमारा कंपाउंड है MgCl2। MgCl2 का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है चलो उसको देखते हैं अभी। सो यहाँ पे Mg का एटॉमिक नंबर होता है 12। सो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे 2, 8, 2 और क्लोरीन का हो जाता है 17। सो इसमें कन्फिग्रेशन क्या होगा 2, 8, 7। अब हमको यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, राइट, मैग्नीशियम के पास यहाँ पे इस बार 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं, इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, लेकिन क्लोरीन के पास में एक ही की कमी है, क्लोरीन को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन को चाहिए एक, यानी कि यहाँ पे हमको 2 क्लोरीन एटम्स लेने पड़ेंगे। क्यों? बिकॉज मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसको देगा, तो यहाँ पे 2 क्लोरीन एटम्स हमको लेने पड़ेंगे। तो ये कुछ इस तरह बनेगा, पहले हम मैग्नीशियम बनाएंगे, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं प्लस, अब हमें 2 क्लोरीन चाहिए, 2 क्लोरीन हम बनाएंगे, एक Cl और एक और Cl, और क्लोरीन में कितने हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो 7 बना लेंगे जल्दी से, ये होगा 2, 2, 4, 5, 6 एंड 7। उसी तरह नीचे वाले में क्लोरीन में भी 2 + 2, 4, 6 एंड 7। तो ये मैंने साथ साथ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शो कर दिए क्लोरीन में। अभी ये क्लोरीन एटम है। अब यहाँ क्या होगा, मैग्नीशियम अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा इस वाले क्लोरीन को और दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन देगा इस वाले क्लोरीन को। ठीक, क्या बनेगा देखते हैं। तो यहाँ पे मैग्नीशियम के पास अब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, तो मैग्नीशियम की यहाँ वैलेंसी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी +2। और बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन की यहाँ पे क्या हो जाएगी वैलेंसी, दोनों क्लोरीन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और दोनों ही क्लोरीन क्या बना लेंगे, दोनों ही क्लोरीन बना लेंगे निगेटिव आयन। तो ये 2, 2, 4, 2, 6, एक ये, और एक मैग्नीशियम का और इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पे, तो ये बन गया Cl-। और उसी तरह नीचे भी क्या है, क्लोरीन के पास पहले से 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक और इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम ने दे दिया, तो यहाँ पे भी क्या बन गया, यहाँ पे भी बन गया निगेटिव आयन। सो इसी तरह यहाँ पे बन जाएगा मैग्नीशियम आयन और 2 क्लोरीन के माइनस आयंस। सो यही दोनों कंबाइन हो जाते हैं एंड यहाँ पे ये बन जाएगा MgCl2। सो जब क्रॉस करके क्रिस क्रॉस करके आप कंपाउंड बनाते हो ना Mg और Cl का, तो वो भी क्या बनता है MgCl2 एंड उसका फॉर्मेशन कुछ इस तरह होता है। तो अगर एग्जाम में आता है MgCl2 का फॉर्मेशन शो करो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की हेल्प से, तो आपको कुछ इस तरह शो करना होगा। आई होप समझ में आ गया होगा ये भी। वैसे मुझे तो नहीं लगता है इस चीज में कोई डाउट होगा, बट अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप वो मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हो। चलो इसके साथ बढ़ते हैं आगे। सो अभी हम देखते हैं अगला कंपाउंड। अगला हमारा कंपाउंड है कैल्शियम ऑक्साइड। सो कैल्शियम ऑक्साइड कैसे बनाना है इसको देखते हैं। सो बात करें कैल्शियम की, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। सो इसका कन्फिग्रेशन क्या होगा 2, 8, 8, 2। सो 2, 8, 8, 2 ये हो जाएगा इसका कन्फिग्रेशन। देख लो 2, 8, 10, 10 + 8, 18 + 2, 20। तो ये हो गया इसका कन्फिग्रेशन, यानी इसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, यानी इसकी वैलेंसी कितनी है +2। और बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है, ये होता है 8 और इसका कन्फिग्रेशन हो जाएगा 2, 6। तो ये हो गया इसके कन्फिग्रेशन, यानी कि ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में, यानी कि इसको कितने और चाहिए
इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपना लास्ट शेल कंप्लीट करने के लिए। तो देखते हैं कैसे बनेगा ये। कैल्शियम के पास है 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हम शो करेंगे, प्लस ऑक्सीजन बनाएंगे। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 2 3 4 5 और 6। तो हमें साफ दिख रहा है कैल्शियम के पास 2 एक्स्ट्रा है, इसके पास 2 कम है। तो क्या होगा, कैल्शियम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर देगा यहाँ पे। सो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर आ जाएगा यहाँ पे और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पे। दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे एंड क्या हो जाएगा, ये बनेगा कैल्शियम। इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, तो कैल्शियम बन जाएगा Ca+2 प्लस। और ऑक्सीजन के पास क्या होगा, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएंगे। दैट मीन्स ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ऑक्सीजन 2-। और यहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन शो कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके कैल्शियम के आ गए यहाँ पे। सो इसके ऊपर -2 चार्ज डेवलप हो गया और हम बीच में यहाँ प्लस नहीं लगाएंगे। ये दोनों आयंस हमारे तैयार हो गए। अब ये दोनों आयंस हैं तो ये दोनों आपस में एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे और ये जुड़ जाएंगे। तो यानी कि आगे आप क्या लिख सकते हो, एरो बना के, या सामने भी लिख सकते हो इसके, ये बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, आयंस एक बार बन जाते हैं, यहाँ पे हम आयंस का फॉर्मेशन शो कर रहे हैं, तो आयंस एक बार जैसे ही बन जाएंगे फिर ये एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, प्लस और माइनस चार्जेस हैं, अपोजिट चार्जेस हैं। सो जैसे ये फोर्स लगाते हैं ये दोनों जुड़ जाते हैं और फिर बना लेते हैं ये क्या, आयोनिक बॉन्ड। तो ये भी आपका क्या है, एक आयोनिक कंपाउंड का ही एग्जाम्पल है। सो हमने 3 एग्जाम्पल्स देखे यहाँ पे। पहला एग्जाम्पल हमने देखा था NaCl का। सो फर्स्ट NaCl हमने देखा था, फिर उसके बाद MgCl2 एंड उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड। सो आई होप आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं ये क्लियर हो गया होगा आप लोग को। इसके बाद हम देखते हैं आगे और नेक्स्ट हम बात करते हैं अभी कोवैलेंट कंपाउंड्स की या कोवैलेंट बॉन्डिंग की। सो क्या होती है कोवैलेंट बॉन्ड, इसके बारे में देखते हैं। सो जैसे कि आयोनिक बॉन्ड बनता था एक मेटल और नॉन मेटल के बीच, उसी तरह कोवैलेंट बॉन्ड बनता है 2 नॉन मेटल्स के बीच, नॉन मेटल एंड नॉन मेटल। 2 नॉन मेटल्स के बीच क्या बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड। और वहां पे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता था आयोनिक बॉन्ड में। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, इट इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 1 और मोर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। म्यूचुअल शेयरिंग ये कीवर्ड है, इसको ध्यान रखना कि कोवैलेंट बॉन्ड हमेशा बनता है बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये कि दोनों एटम्स जो कंबाइन करते हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल ये A है और ये B है, ये 2 एटम्स हैं। क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन अगर A शेयर कर रहा है B को, तो B भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा A को। दोनों एक एक शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, मतलब A अगर एक इलेक्ट्रॉन देगा B को तो रिटर्न में B भी एक इलेक्ट्रॉन A को देगा, कंप्लीटली नहीं, शेयर करेगा। सो दिस म्यूचुअल शेयरिंग, इस म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड बनके तैयार होता है उसको हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। नीचे आप एग्जाम्पल की हेल्प से देख सकते हो, यहाँ पे जैसे है वाटर, तो वाटर कैसे बन रहा है, वाटर में है एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन एटम्स। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देख सकते हो हाइड्रोजन के पास एक, ये जो ब्लू कलर का बना हुआ है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के पास में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन जो येलो कलर से बने हैं, 1 2 3 4 और 5 और 6। होता क्या है कि ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। सो 2 हाइड्रोजन आके जुड़ जाते हैं यहाँ पे, कैसे, ये शेयर कर लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ। हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का मिल जाता है, इस वाले हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का मिल जाता है और ये म्यूचुअल शेयरिंग हो जाती है। ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है और हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है। तो यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग, इस जगह पे देखो यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, दैट्स वाई यहाँ पे हम इसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग। सो म्यूचुअल शेयरिंग जब भी होगी वहां पे एक कोवैलेंट बॉन्ड बनके तैयार हो जाएगा। सो आई होप कोवैलेंट बॉन्ड का थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लग गया होगा कैसे बनता है। अभी हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखने वाले हैं और देखते हैं कि वहां पे कैसे कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। बट उससे पहले हम बात कर लेते हैं ये कोवैलेंट बॉन्ड कितने टाइप्स का होता है। देखो कोवैलेंट बॉन्ड मेनली 3 टाइप्स का बन सकता है, या तो सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड तब बनता है जब शेयरिंग सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की होती है, एक पेयर की होती है, 1 इलेक्ट्रॉन इधर से आया 1 इलेक्ट्रॉन इधर से गया, तो सिंगल बॉन्ड बनके तैयार होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन में क्या होता है, दोनों हाइड्रोजन्स के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है और दोनों आपस में शेयर कर लेते हैं, तो सिंगल बॉन्ड बनके तैयार होता है। फिर अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, तो दोनों ऑक्सीजन एटम्स क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, तो वहां पे डबल बॉन्ड बनके तैयार होता है। सो ऑक्सीजन में बनेगा डबल बॉन्ड। फिर अगर हम बात करें ट्रिपल बॉन्ड की, सो ऐसे एटम्स जिनके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, तो वहां पे वो तीनों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन।
नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। अभी हम इसका स्ट्रक्चर आगे देखेंगे। सो यहाँ पे आप ऐसे समझ लो, इसमें 3 बॉन्ड्स बन के तैयार होते हैं नाइट्रोजन में। सो दैट्स वाई इसको हम बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड के ऊपर हम बताते हैं कि वहां पे सिंगल बॉन्ड है, कि डबल बॉन्ड है, या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। चलो बढ़ते हैं आगे। सो नेक्स्ट इज कोवैलेंट कंपाउंड्स। कितने टाइप्स के और हो सकते हैं? पोलर या फिर नॉन पोलर। पोलैरिटी के बेसिस पे हम यहाँ क्लासिफाई करते हैं इनको एज नॉन पोलर या फिर पोलर। तो ये क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी समझ लो। सो नॉन पोलर जो कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं ये बनते हैं सेम टाइप के एलिमेंट्स के बीच। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को कंबाइन किया तो क्या होता है, यहाँ पे कोई भी शिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन्स की नहीं होती है, बिकॉज दोनों ही इक्वल स्ट्रेंथ के होते हैं। तो यहाँ पे ये बना लेता है नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, नॉन पोलर का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं होता, नो चार्ज, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉन पोलर। लेकिन अगर पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स की हम बात करें तो पोलर के केस में क्या होता है, जब हम 2 डिफरेंट एटम्स को रिएक्ट करते हैं या कंबाइन कराते हैं एक साथ कोवैलेंट बॉन्ड की हेल्प से, तो यहाँ पे क्या होता है, जो ज्यादा ताकतवर एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने लगता है इस तरह। यानी कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा शिफ्ट होगा किसकी तरफ, क्लोरीन की तरफ, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा ताकत से उसको अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि हमें पता है क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, क्लोरीन की तरफ एक पार्शियल निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है इसी ज्यादा ताकत की वजह से, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ये शेयर्ड पेयर को ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा। सो दैट्स वाई इसकी तरफ एक निगेटिव चार्ज डेवलप होने लगता है, और एज ए रिजल्ट जब इधर निगेटिव हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन से दूर जा रहे हैं, तो यहाँ पे एक पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने लगता है। सो यही जो चार्ज सेपरेशन हो रहा है यहाँ पे, सो इसी चार्ज सेपरेशन की वजह से जो HCl का मॉलिक्यूल होता है उसमें इधर तो निगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है और इस तरफ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। सो इसीलिए इस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, पोलर। पोलर का मतलब ये है कि यहाँ पे एक चार्ज सेपरेशन डेवलप हो रहा है। क्यों? बिकॉज एक एटम आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है दूसरे एटम से। सो ये कब बनेगा, ये जब एक एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा दूसरा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो ये हमेशा तभी हो सकता है जब आपके 2 डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तब। ठीक है, सो आई होप पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड्स क्या होते हैं आपको समझ में आ गया होगा अभी। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट अभी हम देखते हैं कुछ कोवैलेंट कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स या कैसे कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म होते हैं, बिकॉज एग्जाम में ये भी बनाने के लिए आता है। सो इसको भी आप देख लो। सो जैसे मान लो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो देखते हैं ये कैसे फॉर्म होता है। सो हाइड्रोजन बहुत ही सिंपल एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 1, और इसके कन्फिग्रेशन की अगर हम बात करें तो इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है फर्स्ट ऑर्बिट में, सिर्फ एक ही शेल होता है इसके पास। तो ये कैसे कंबाइन होगा दूसरे हाइड्रोजन के साथ टू फॉर्म हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इसको देखते हैं। सो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ही देखेंगे इसका। सो हाइड्रोजन के पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, प्लस हमने दूसरा हाइड्रोजन लिया, इसके भी पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन को अपना जो लास्ट शेल है, यानी कि फर्स्ट ही शेल उसका लास्ट शेल है एक तरह से। तो यहाँ पे इसको स्टेबल होने के लिए 2 ही इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, यानी यहाँ डुप्लेट रूल लगेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको चाहिए और ये कंप्लीट हो जाएगा। बट यहाँ पे दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों क्या करते हैं, दोनों आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं और दोनों ही अपना एक तरह से वैलेंस शेल कंप्लीट कर लेते हैं। सो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों हाइड्रोजन एटम्स इस तरह, एक इस वाले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और एक इस वाले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये दोनों ने शेयर कर लिया। सो अब दोनों ही हाइड्रोजन के पास एक तरह से 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और ये दोनों ही कंप्लीट हो जाते हैं। सो ये क्या बन जाता है, इट फॉर्म्स H2 मॉलिक्यूल। सो यही आपका H2 मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया, राइट। सो इस तरह हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म होता है बाय इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, हम इस तरह इसको देख सकते हैं। सो अगर आप चाहो तो इसका कंप्लीट डायग्राम भी बुक में देख सकते हो, बट वो डायग्राम एग्जाम में बनाने के लिए नहीं आएगा, एग्जाम में सिर्फ आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ही है। सो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से ही आप प्रैक्टिस करो, बिकॉज एग्जाम में यही वाला स्ट्रक्चर बनाने के लिए आता है। ठीक है, आपके सिलेबस में सिर्फ यही है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। सो नेक्स्ट हमारा है क्लोरीन मॉलिक्यूल। अब हम देखते हैं कि क्लोरीन मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होता है। ये थोड़ा सा उससे बड़ा एटम होता है, तो इसमें देखते हैं कैसे बॉन्डिंग बनती है। सो बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, ये हो जाएगा 2, 8, 7। तो यानी कि क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि क्लोरीन अगर हम एक बनाए तो क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन हैं। ये 2 हो गए, 3, फिर 4, फिर 5, 6 और एक 7 इलेक्ट्रॉन्स है क्लोरीन के पास। तो ये अपने जैसे एक और क्लोरीन एटम के पास आएगा जिसके पास फिर से 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ये दोनों क्लोरीन क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। यानी कि ये क्लोरीन एटम पास आएंगे इस तरह,
हर एक के पास में 7 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं, इसके पास भी 7 हैं और इसके पास भी 7 हैं। 1 2 3 4 5 6 और एक साथ जो 7th इलेक्ट्रॉन है वो शेयर कर लेगा। तो दोनों ने अपना जो 7th इलेक्ट्रॉन है दोनों के पास वो शेयर कर लेते हैं। तो यानी कि इसके पास भी पूरे पूरे 8 हो जाएंगे और इसके पास भी पूरे पूरे 8 हो जाएंगे। देख लो, इसके पास भी पूरे पूरे 8 हैं और इस वाले क्लोरीन के पास भी पूरे पूरे 8 हैं। तो इस तरह दोनों की नीड्स यहाँ पूरी हो जाती हैं, दोनों के पास 8-8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं और ये दोनों साथ में मिलके कंप्लीटली एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेंगे जो कि स्टेबल होगा ज्यादा इन क्लोरीन एटम से। मतलब क्लोरीन एटम इंडिविजुअली अलग अलग जब थे तब इनस्टेबल थे, बट कंबाइन होके क्योंकि इनका ऑक्टेट अब कंप्लीट हो गया है बाय शेयरिंग, तो यहाँ पे ये हो जाता है स्टेबल। सो इट फॉर्म्स क्लोरीन मॉलिक्यूल। सो यहाँ पे यही बन जाएगा हमारा क्लोरीन मॉलिक्यूल, Cl2 मॉलिक्यूल। सो इस तरह ये वाला मॉलिक्यूल भी बन जाएगा। चलो, आई होप समझ में आ गया होगा क्लोरीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन। अभी हम बढ़ते हैं आगे। सो नेक्स्ट हम देखते हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन, ये कैसे बनता है। सो सबसे पहले नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 7, तो इसका कन्फिग्रेशन देख लो। कन्फिग्रेशन इसका हो जाएगा 2,5। पहले शेल में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, बचे कितने 5, तो नेक्स्ट शेल में यानी कि सेकेंड शेल में हो जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो नाइट्रोजन को बनाते हैं 1 2 3 4 और 5वां इलेक्ट्रॉन हम यहां पे ले लेते हैं। ठीक, ये हो गया। फिर इसके बाद प्लस यहां पे अगला नाइट्रोजन 1 2 3 4 5। अब यहां पे दिक्कत यह है कि ये एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके काम नहीं चला पाएंगे नाइट्रोजन। क्यों? बिकॉज यहां पे इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए कंप्लीट होने के लिए। अभी इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है और इसको अपना आउटर मोस्ट यानी कि वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए चाहिए कितने 3 इलेक्ट्रॉन, तभी तो हो जाएगा 6 7 8। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स अगर इसको चाहिए तो यहां पे इसको शेयरिंग भी 3 इलेक्ट्रॉन्स की करनी पड़ेगी, तब जाके इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होगा। तो ध्यान देना कैसे मैं बना रहा हूं इसको। यहां पे नाइट्रोजन और दूसरा नाइट्रोजन ऐसे आ जाएंगे। एक नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पे है 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम कुछ इस तरह बनाएंगे 1 2 3 और यहां पे बचे कितने 1 2। यहां पे 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इस नाइट्रोजन के। उसी तरह इस नाइट्रोजन के भी कितने इलेक्ट्रॉन्स 1 2 और फिर 1 2 और 3। ठीक, जितने इलेक्ट्रॉन शेयर होने हैं मैंने सामने बना लिए हैं। अब यहां पे देखना होगा क्या, यहां पे ये सारे इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे इसके साथ भी और ये सारे इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे इसके साथ भी। तो अब देख लो, क्या एक नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यहां पे है 2 2 3 4 5 6 7 8। तो इस नाइट्रोजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और इस वाले की बात करें तो यहां पे देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां पे भी उसके पास भी 8 यहां पे इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। तो यहां पे दोनों के पास ही 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। लेकिन कैसे? जब इन्होंने आपस में 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की है। सो इसीलिए यहां पे शेयरिंग होती है 3 इलेक्ट्रॉन्स की और नाइट्रोजन बनाता है ट्रिपल बॉन्ड। सो इसको हम कैसे शो करेंगे देख लो। सो यहां पे ये बन जाएगा N ट्रिपल बॉन्ड N और N2 मॉलिक्यूल, यानी कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में ट्रिपल बॉन्ड बनके तैयार होंगे इस तरह। सो ये होता है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन। आई होप समझ में आ गया होगा ये भी। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ। सो नेक्स्ट हमारा कोवैलेंट कंपाउंड है वाटर मॉलिक्यूल। अब ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमारी डेली लाइफ में हम इसका यूज करते हैं और इसके बिना लाइफ को हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। तो चलो अभी देखते हैं कि वाटर कैसे फॉर्म होता है। सो वाटर में देखो 2 चीजें हैं, एक है हाइड्रोजन, एक है ऑक्सीजन। सो हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन का हमने कॉन्फ़िगरेशन देख लिया था, इसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होगा फर्स्ट शेल में। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन का नंबर होता है 8। सो इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले शेल में, 6 इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट शेल में। अब यहां पे हम इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे देखना। यहां पे ऑक्सीजन को पहले बनाते हैं। सो ऑक्सीजन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट में, तो सिर्फ आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स को हम शो करते हैं। सो यहां बना लेते हैं 2 ऊपर 2 नीचे और 1 इलेक्ट्रॉन इधर और 1 इलेक्ट्रॉन इधर। देख लो ऑक्सीजन के पास मैंने 6 इलेक्ट्रॉन शो कर दिए हैं। अब हमको यहाँ पे ऐड करने हैं 2 हाइड्रोजन, बिकॉज पानी में 2 हाइड्रोजन होते हैं। सो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन हम लेफ्ट में ले लेते हैं, ये हाइड्रोजन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन और इधर भी 1 हाइड्रोजन और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये शेयर करेंगे आपस में इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ट्रांसफर तो कर नहीं सकते बिकॉज दोनों गैसियस एटम्स हैं। तो यहाँ पे शेयरिंग होगी।
ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा इस ऑक्सीजन के साथ, उसी तरह ये हाइड्रोजन अपना वाला इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा इधर साइड इस ऑक्सीजन से, मतलब सेम ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे क्या होगा देख लो, ये ऑक्सीजन है, इसके पहले इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं 1 2 3 4 और 5 और 6, और एक हाइड्रोजन जो यहाँ आया इसने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया यहाँ पे, ये हाइड्रोजन जो आया इसने भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया यहाँ पे। तो ये क्या बन गया, ये बन गया वाटर मॉलिक्यूल। यही है H बॉन्ड O बॉन्ड H और H2O मॉलिक्यूल, यही हमारा बन गया वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल इस तरह बनता है, इसमें 2 हाइड्रोजन चाहिए होते हैं, एक ऑक्सीजन चाहिए होता है। यहाँ पे दोनों ही हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर देते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन के पास भी यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाते हैं। देख लो, ऑक्सीजन के पास यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हैं। बात करें हाइड्रोजन की, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के पास भी देखो 2-2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। तो ये कुछ इस तरह शेयरिंग हो जाती है और यहाँ पे बन जाता है वाटर मॉलिक्यूल। तो शेयरिंग से बन रहा है, दैट्स वाई ये भी क्या है, कोवैलेंट कंपाउंड में ही आता है। तो यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड्स बन रहे हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ। अब नेक्स्ट कंपाउंड हम देखने वाले हैं NH3 यानी कि अमोनिया। सो अमोनिया का देखते हैं, अमोनिया कैसे फॉर्म होता है। अमोनिया इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड जिसको हम यूज करते हैं यूरिया बनाने में, और अमोनिया की और भी बहुत जगहों पे यूज होता है। इसको देखते हैं ये कैसे फॉर्म होता है। तो अमोनिया के अंदर देखो 2 एटम्स हैं, एक है नाइट्रोजन एक है हाइड्रोजन, दोनों ही गैसेज हैं। तो नाइट्रोजन का नंबर होता है एटॉमिक 7 और इसका कन्फिग्रेशन हो जाएगा 2,5, अभी हमने देखा था। फिर हाइड्रोजन, इसका 1 होता है एटॉमिक नंबर और इसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होगा। सो बस दोनों को बना लेते हैं। पहले हम बड़े वाले एटम को बनाएंगे यानी कि नाइट्रोजन को। तो यहाँ पे है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन में कितने 5 इलेक्ट्रॉन शो करने हैं, तो 1 2 और उसके बाद 3 4 और 5। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे देखना ध्यान से, हमको यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और हाइड्रोजन के पास में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक हाइड्रोजन 1 ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो यानी कि नाइट्रोजन की नीड पूरी करने के लिए, इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स लाने के लिए हमको यहाँ पे 3 हाइड्रोजन्स लेने पड़ेंगे। यानी कि इधर हम लिखेंगे +H, इधर हम लिखेंगे +H, और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, और नीचे भी हम लिखेंगे 1H, इसके भी पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे हम 3 हाइड्रोजन्स जब ऐड करेंगे तो ये 3 हाइड्रोजन्स जाके जुड़ जाएंगे नाइट्रोजन के साथ, और नाइट्रोजन का भी जो लास्ट शेल है कंप्लीट हो जाएगा, और हाइड्रोजन को भी अपना अपना 1-1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा शेयरिंग करके इससे। तो यहाँ पे बनाते हैं इसको। तो ये क्या होगा देखो, नाइट्रोजन का एक लोन पेयर है, अभी लोन पेयर बताऊंगा क्या होता है। फिर यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन और नीचे 1 इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ, हाइड्रोजन यहाँ पे आया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ नाइट्रोजन को दे दिया। यहाँ हाइड्रोजन आया, इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दे दिया, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन आया, इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दे दिया। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ नाइट्रोजन का देखो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और नीचे वाले हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। सो यहाँ पे हमारा अमोनिया मॉलिक्यूल बनके तैयार हो गया है, और सबका यहाँ पे जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीट भी हो गया है। सो कहीं ना कहीं ये बैलेंस एक तरह से मॉलिक्यूल बन गया। सो यही होता है हमारा अमोनिया मॉलिक्यूल। इसको हम बॉन्ड को हमें कैसे लिखेंगे, इसको हम बॉन्ड के तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, N लिखेंगे, और यहाँ पे 3 बॉन्ड बन रहे हैं, H H और H, और यहाँ पे क्या है, लोन पेयर। लोन पेयर का मतलब ये होता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट नहीं ले रहे हैं, यानी कि जो ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन है ये बच जा रहे हैं, तो इन्हीं को हम बोलते हैं यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो ऊपर वाले दिख रहे हैं ये क्या है, दीज आर लोन पेयर। अभी मैं आगे ही बताऊंगा लोन पेयर क्या होते हैं। और ये हमारा क्या बन गया, दिस इज NH3 मॉलिक्यूल और अमोनिया मॉलिक्यूल। राइट, आई होप समझ में आ गया होगा इसका फॉर्मेशन। चलो इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं। सो नेक्स्ट हमारा कंपाउंड है कार्बन टेट्राक्लोराइड और CCl4। देखते हैं इसका फॉर्मेशन। तो यहाँ कार्बन जो होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इसीलिए मैं कहता हूँ पीरियोडिक टेबल आप याद कर लो 20 नंबर तक, ताकि आप सारे ही कंपाउंड्स का एटॉमिक नंबर एटलीस्ट याद कर सको। तो कार्बन का नंबर होता है 6, इसका कन्फिग्रेशन हो जाएगा 2,4, एंड क्लोरीन का अभी हमने देखा था 17 होता है एटॉमिक नंबर, तो इसका कन्फिग्रेशन हो जाएगा 2,8,7। यानी कि कार्बन के लास्ट शेल में बनेंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स और क्लोरीन के लास्ट शेल में बनेंगे 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब इन दोनों को हमें कंबाइन करना है, और यहाँ फॉर्मूला क्या है, CCl4, यानी एक कार्बन के साथ में 4 क्लोरीन अटैच्ड हैं। कैसे करेंगे देख लो। कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 और 4, ये हो गया हमारा कार्बन।
अब इसमें हमको 4 क्लोरीन जोड़ने हैं फॉर्मूला के हिसाब से, तो इसमें हम 4 क्लोरीन ऐड करेंगे। पहले क्लोरीन के पास में कितने 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो हर एक में 7 इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं, 1 2 3 4 5 6 7। उसी तरह ऊपर भी एक क्लोरीन, 1 2 3 4 5 6 और 7। उसी तरह नीचे एक क्लोरीन ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 1 3 4 5 6 7। और उसके बाद आगे भी यहाँ ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमने 7 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शो कर दिए सारे क्लोरीन्स में। अब यहाँ पे हर एक क्लोरीन क्या हो करेगा, शेयरिंग करेगा इस कार्बन के साथ में। तो ये क्या फॉर्म होगा देख लो। तो यहाँ पे कार्बन रहेगा सेंटर में और कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन्स पहले से हैं, 1 2 3 और 4। यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा ऐसे, क्लोरीन के पास में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन वो इस तरह शेयर कर लेगा। 7वां इलेक्ट्रॉन मैं ऐसे बना देता हूँ यहाँ पे। तो क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया इस कार्बन से, जो सामने वाला क्लोरीन था वो भी यही करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा इससे। बाकी सारे क्लोरीन के पास ही रहेंगे, बस 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी कार्बन के साथ। उसी तरह यहाँ नीचे क्लोरीन का जो ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन था ये वाला, ये शेयर कर लेगा इसके साथ। तो यहाँ पे बाकी इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही बना देंगे। और सेम इसी तरह जो लेफ्ट में क्लोरीन बना था वो भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर करेगा और बाकी सारे इलेक्ट्रॉन हम इस तरह बना देंगे। तो ये बन जाएगा हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड का स्ट्रक्चर। यहाँ पे देख लो, ज्यादा क्लैरिफिकेशन के लिए आप ऐसे देख सकते हो। ये जो कार्बन है इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। और उसी तरह क्लोरीन के साथ देखें तो क्लोरीन के पास भी, सारे क्लोरीन के पास में 8 इलेक्ट्रॉन्स अपना कंप्लीट हो गए। तो यहाँ पे जितने भी आपके एटम्स कंबाइन हैं, सभी एटम्स के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, तो वो कंप्लीट हो गए। सो दैट्स वाई ये आपका बन जाएगा CCl4 मॉलिक्यूल। सो ये बन गया CCl4। यहाँ पे हम लिख देते हैं, एक कार्बन है और इसके साथ 4 बॉन्ड से एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा क्लोरीन और चौथा क्लोरीन इस तरह जुड़ा हुआ है। ये हम लास्ट में बॉन्ड स्ट्रक्चर शो कर देते हैं और ये है CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड। सो ये कुछ इस तरह फॉर्म होगा। आई होप समझ में आ गया होगा ये भी। ये इस तरह हम बनाएंगे, एग्जाम में बनाने के लिए आते हैं, तो इसीलिए मैं सब एक एक करके बनवा रहा हूँ। चलो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट हमारा लास्ट यहाँ पे कंपाउंड है मीथेन। सो मीथेन कैसे बनेगा देखते हैं इसको। सो मीथेन में क्या है, मीथेन में है CH4 यानी कि एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन। कैसे बनाना है, कार्बन का कन्फिग्रेशन, कार्बन का नंबर होता है 6 एटॉमिक नंबर, तो इसमें आएगा 2,4। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन बनेगा, यहाँ पे हो गया 1। तो यहाँ पे हम इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, सेंटर में देखो कार्बन रहेगा, बड़ा वाला एटम हमेशा सेंटर में रहता है। तो इसके पास में 4 है, 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। इसमें 4 हाइड्रोजन ऐड होंगे बिकॉज एक हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है। सो यहाँ पे हम पहले 4 हाइड्रोजन्स को ऐड करेंगे, प्लस H, प्लस इधर भी H, प्लस नीचे भी एक H प्लस होगा और प्लस ऊपर भी एक H प्लस होगा। सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब यही शेयरिंग करेंगे। शेयरिंग ऐसे होगा, कार्बन बनाया, कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, फिर हाइड्रोजन सारे आके कंबाइन हो जाएंगे बाय शेयरिंग। तो नीचे वाला हाइड्रोजन ऐसे आएगा, अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसको शेयर कर लेगा, देगा नहीं बट शेयर कर लेगा इसके साथ। फिर सामने वाला हाइड्रोजन भी आया, इसने भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया कार्बन के साथ। फिर ऊपर वाला हाइड्रोजन यहाँ आया, इसने भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया कार्बन के साथ। इधर वाला हाइड्रोजन आएगा, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा इस कार्बन के साथ। सो ये शेयरिंग हो गई। यहाँ पे भी देख लो, कार्बन के पास में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए हैं और हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए हैं। तो एक तरह से जितने भी एटम यहाँ कंबाइन हुए हैं सबके ही इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए हैं एक तरह से आउटर मोस्ट शेल में। तो यहाँ पे ये भी हमारा बन जाएगा बैलेंस, एक स्टेबल मॉलिक्यूल बन के तैयार हो जाएगा। सो ये बन गया C और इसके पास 4 बॉन्ड हैं और यहाँ पे हर एक जगह पे क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इट इज CH4 मॉलिक्यूल। तो ये हमारा CH4 मॉलिक्यूल बनके तैयार हो गया है। आई होप समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे मीथेन मॉलिक्यूल या CH4 का मॉलिक्यूल किस तरह फॉर्म होता है। तो बस यही था लास्ट कोवैलेंट कंपाउंड। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और अभी हम देखते हैं कोई कंपैरिजन बिटवीन आयोनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड। सो आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है, आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और वहीं पर अगर हम बात करें
कोवैलेंट बॉन्ड की, सो कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे म्यूचुअल वर्ड मिस हो गया है, इट इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये पहला डिफरेंस है दोनों के बीच। सेकेंड, इट इज फॉर्म्ड बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। तो ये बनता है एक मेटल और नॉन मेटल के बीच। और कोवैलेंट की अगर हम बात करें, सो इट इज फॉर्म्ड बिटवीन टू नॉन मेटल्स। फिर जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। क्यों? बिकॉज इनका जो बॉन्ड होता है काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। सो क्योंकि ये कंपाउंड स्ट्रांग होते हैं, दैट्स व्हाई दे हैव वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। और वहीं पे हम कोवैलेंट कंपाउंड्स की बात करें, सो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है या बॉइलिंग पॉइंट होता है ये काफी लो होता है। तो यहाँ पे लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा कोवैलेंट कंपाउंड्स में, बिकॉज कोवैलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, काफी वीक होते हैं थोड़ा सा इनके कंपैरिजन में। और आयोनिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, इसीलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट भी काफी ज्यादा होता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ नंबर पॉइंट की। सो फोर्थ नंबर पॉइंट इज इट इज पोलर एज द बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज आयंस। मतलब यहाँ पे जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो हमेशा पोलर होते हैं। जैसे ही हम उनको सोल्यूशन में ऐड करते हैं वो अपने आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने लिया NaCl और इसको आप ऐड कर दो पानी में, ये क्या करेगा, ये अपने आयन में ब्रेक कर जाएगा Na+ और Cl-। तो क्योंकि जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो ब्रेक कर जाते हैं अपने आयंस में, यानी कि प्लस और माइनस में, दैट्स व्हाई आयोनिक कंपाउंड्स हमेशा पोलर होते हैं। और बात करें कोवैलेंट कंपाउंड्स की, तो ये लेस पोलर होते हैं एज कंपेयर टू आयोनिक कंपाउंड्स। बट अभी आपने देखा कोवैलेंट कंपाउंड्स पोलर भी हो सकते हैं और नॉन पोलर भी, बट हाँ उनके मुकाबले ये कम पोलैरिटी शो करते हैं। आगे आते हैं, नेक्स्ट अभी हम देखते हैं फिफ्थ। सो फिफ्थ इज दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो काफी अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, बिकॉज उनमें आयंस होते हैं। तो जैसे ही हम इनको किसी सॉल्यूशन में ऐड करते हैं या सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो वहां पे ये अच्छा कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। और वहीं पे अगर हम कोवैलेंट कंपाउंड्स की बात करें तो इनको जब हम किसी सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो वहां पे ये ब्रेक ही नहीं करते अपने आयंस में, और ये बैड कंडक्टर्स होते हैं, कंपेरेटिवली बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, नॉर्मली नहीं, बट सॉल्यूशन केस में जब हम सॉल्यूशन में इनको ऐड करेंगे तब कोवैलेंट कंपाउंड्स बैड कंडक्टर्स होते हैं और आयोनिक कंपाउंड्स गुड कंडक्टर बन जाते हैं। मतलब ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं और कोवैलेंट वाले नहीं बिहेव करते हैं इलेक्ट्रोलाइट की तरह। फिर लास्ट, एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। ये सॉलिड स्टेट में हमेशा पाए जाएंगे जो आयोनिक कंपाउंड्स हो गए, और ये कोवैलेंट कंपाउंड्स दे कैन एग्जिस्ट इन लिक्विड और गैसियस स्टेट। कुछ एग्जांपल्स देख लो। NaCl आपका एक आयोनिक कंपाउंड है, पोटेशियम सल्फेट आपका एक आयोनिक कंपाउंड है। और बात करें कोवैलेंट कंपाउंड की, तो कोवैलेंट कंपाउंड जो दो गैसियस एटम्स से बनेंगे, यानी कि जैसे HCl या फिर CH3OH। CH3OH आपका हो जाएगा मीथानॉल। तो इस तरह के कंपाउंड्स आपके कोवैलेंट कंपाउंड्स के एग्जांपल हो गए। सो नेक्स्ट अभी हम देखते हैं लास्ट टाइप का बॉन्ड, जो कि एक काफी स्पेशल टाइप का बॉन्ड है, विच इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब ये दोनों से ही अलग होता है, आयोनिक एंड कोवैलेंट से। ये थोड़ा अलग तरह का बॉन्ड है, इसको देखते हैं ये क्या होता है। सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड तब बनता है, इट इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेयर बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बाय दी वन कंबाइनिंग एटम। यानी कि ये एक ऐसा बॉन्ड होगा जहां पे जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है, जैसे कि हमने कोवैलेंट बॉन्ड में देखा था, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक A एटम था और एक B एटम था। यहाँ जो शेयरिंग हो रही थी, A अपना इलेक्ट्रॉन B को दे रहा था और B अपना इलेक्ट्रॉन A को दे रहा था। यहां पे हो रही थी म्यूचुअल शेयरिंग। ये किसमें था? ये था कोवैलेंट में। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड के केस में ऐसा नहीं होता। कोऑर्डिनेट में ये म्यूचुअल शेयरिंग नहीं होती है। कोऑर्डिनेट में क्या होता है समझना, यहां पे एक एटम होता है, दूसरा एटम होता है और दोनों को कंबाइन होना है। लेकिन जो शेयरिंग होगी वो दोनों म्यूचुअली नहीं करते हैं, वो सिर्फ एक एटम अपने दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स दे देता है दूसरे वाले को। यानी कि यहाँ पे जैसे मान लो A के पास में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो A ने क्या किया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स दे दिए B को। पहले क्या हो रहा था, B भी एक इलेक्ट्रॉन दे रहा था, A भी एक इलेक्ट्रॉन दे रहा था, तब बन रहा था कोवैलेंट बॉन्ड। बट यहाँ पे दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम दूसरी तरफ शेयर कर देता है। कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं करता, कंप्लीटली ट्रांसफर कर देगा तब तो ये बन जाएगा आयोनिक, बट यहाँ कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हो रहा। बट जो शेयरिंग हो रहा है वो सिर्फ एक ही एटम दोनों ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। सो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये जो बॉन्ड बन के तैयार हुआ, दिस इज कॉल्ड अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दोनों, वो इधर उधर से नहीं आते, वो एक ही से ट्रांसफर होते हैं दूसरे में। ठीक है, तो ये होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होगा जहां पे शेयरिंग हो रही होगी इलेक्ट्रॉन्स की, और जो दोनों ही इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे वो एक ही एटम से शेयर होके आते हैं दूसरे एटम में। ठीक है, तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स अगर एक एटम के हैं शेयरिंग वाले, तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड फॉर्म होगा इसको हम बोलेंगे
कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सो इसका कंडीशन क्या होता है, कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये तभी बनता है जब एक एटम के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। लोन पेयर अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि लोन पेयर क्या होते हैं। सो लोन पेयर अगर होगा यानी कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज नॉट शेयर्ड बाय एनी अदर एटम, अगर किसी एटम के पास में एक लोन पेयर है तभी वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। यानी कि अगर लोन पेयर होगा तभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होगा, एंड अगर लोन पेयर नहीं होगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी नहीं फॉर्म होगा। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करने की मेन कंडीशन क्या है, दैट इट मस्ट हैव एटलीस्ट वन लोन पेयर। लोन पेयर का होना बहुत जरूरी है। तो अभी हम इसका एक फॉर्मेशन देखते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से। तो फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन। सो अभी हम अमोनियम आयन का फॉर्मेशन देखेंगे। अब अमोनियम आयन कैसे बनता है, अमोनिया का फॉर्मेशन तो हमने देखा था। तो अमोनियम आयन बनता है बेसिकली जब अमोनिया में हम एक H+ आयन जोड़ देते हैं तो ये बना लेता है NH4+ आयन, और यही आयन क्या है, इट इज कॉल्ड अमोनियम आयन। तो ये कैसे बनेगा, ये जब हम अमोनिया में एक हाइड्रोजन ऐड करेंगे तब, और हाइड्रोजन भी नहीं H+ आयन ऐड करेंगे तब। अब देखते हैं कैसे ये बन रहा है, इसका फॉर्मेशन देखते हैं, समझते हैं इसको। तो यहाँ पे हमारे पास है अमोनिया। अमोनिया कैसे बनता है ये हम बना चुके हैं। अमोनिया में एक नाइट्रोजन होता है और इसके साथ में 3 हाइड्रोजन होते हैं जो कि यहाँ पे अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को मैं X से शो करूंगा। तो यहाँ पे जितने भी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मैंने X से शो किए हैं, और नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स मैंने डॉट से शो किए हैं। और नाइट्रोजन के पास यहाँ पे ऊपर होता है क्या, ये लोन पेयर। तो नाइट्रोजन के पास में क्योंकि ये लोन पेयर एग्जिस्ट कर रहा है, ये जो ऊपर है ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो शेयरिंग में पार्ट नहीं ले रहे हैं। तो ये हमारे पास है क्या, लोन पेयर। ठीक, तो ये हमारा क्या है, अमोनिया मॉलिक्यूल। दिस इज अमोनिया मॉलिक्यूल। तो अमोनिया मॉलिक्यूल को हमें कन्वर्ट करना है अमोनियम आयन में। क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें H+ आयन ऐड करना पड़ेगा। तो H+ आयन ऐड करते हैं इसमें, सो प्लस H+ आयन। अब H+ की क्या बात होती है, देखो अकेला अगर यहाँ हाइड्रोजन एटम होता तो हाइड्रोजन एटम में तो एक इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पे, बट अगर H+ है तो H+ का मतलब ये कि उसमें का एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो जब हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन, जो उसके पास एक ही इकलौता इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी अगर निकल जाए तो वो बन जाता है H+ आयन। तो यानी कि इस हाइड्रोजन के पास में एक को इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, एक भी इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं है। ये एकदम कंगाल हो गया है, इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये क्या कहता है, ये नाइट्रोजन से कहेगा मुझे 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर शेयर करा दो तो मैं आके तुमसे जुड़ जाऊंगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखना, समझना ध्यान से। नाइट्रोजन है, उसके पास में 3 हाइड्रोजन ऑलरेडी जुड़े हुए हैं इस तरह। तो पहले हम इसको बना लेते हैं, और नीचे भी ऐसे ही है, ये 3 हाइड्रोजन पहले से लगे हुए हैं। ये हमारा अमोनिया मॉलिक्यूल है। जो नाइट्रोजन के पास में ये जो दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये नाइट्रोजन वाले, ये हाइड्रोजन जो अकेला था, इसके पास में कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे शेयर करने के लिए, ये आ गया यहाँ पे, और नाइट्रोजन ने अपने दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर दिए इसके साथ। ध्यान देना, यहाँ पे हाइड्रोजन का कोई योगदान नहीं है नाइट्रोजन की तरफ, बट नाइट्रोजन ने ही अपने दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे दिए हैं हाइड्रोजन को। दे भी नहीं दिए हैं, बट शेयर कर लिए हैं हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पे अब क्या हुआ है, देखो नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए, वो तो पहले से थे, और हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। कैसे, क्योंकि नाइट्रोजन ने जो अपना लोन पेयर था यहाँ पे नाइट्रोजन के पास, ये पूरा पूरा लोन पेयर शेयर कर दिया हाइड्रोजन के साथ। तो नाइट्रोजन ने शेयरिंग की है हाइड्रोजन के साथ, और नाइट्रोजन ने ही दोनों इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं हाइड्रोजन को। दैट्स वाई इस वाले बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसको हम कैसे शो करेंगे, देखना ध्यान से। यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ ये जो 3 हाइड्रोजन नीचे वाले हैं, ये तो नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, इसलिए हमने इस तरह लाइन से शो करेंगे। ये हो गया कोवैलेंट बॉन्ड्स। लेकिन जो ऊपर वाला हाइड्रोजन है, इसमें क्या बन रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यानी कि दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स दिए गए हैं वो नाइट्रोजन के द्वारा दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम एरो बना के शो करते हैं कि जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स गए हैं वो नाइट्रोजन की तरफ से हाइड्रोजन को गए हैं गिफ्ट के तौर पे। मतलब शेयरिंग हो रही है, बट गिफ्ट नाइट्रोजन ने दिया है हाइड्रोजन को। सो दिस इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सो यहाँ पे ये है हमारा, इसको हम लिख सकते हैं और NH4+ आयन। ये हमारा आयन बन गया, और इसके ऊपर वैलेंसी क्या आ जाती है, इसके ऊपर वैलेंसी आ जाती है +1 की, बिकॉज हाइड्रोजन के पास प्लस वैलेंसी थी, तो यहाँ पे प्लस वैलेंसी पूरे इस आयन के ऊपर आ जाती है। सो यहाँ पे NH4+ आयन बन के तैयार हो गया। और यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहाँ बना, N और H के बीच। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे इस जो ये आयन है NH4+ आयन, इसमें दोनों तरह के बॉन्ड्स हैं। इसमें ये 3 बॉन्ड, ये वाला और ये वाला, ये वाले हैं कोवैलेंट बॉन्ड, ये वाले हैं कोवैलेंट बॉन्ड्स,
एंड जो ऊपर ये वाले हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है ये है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्यों? बिकॉज इस वाले बॉन्ड में दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन ने दिए हैं। तो यहाँ पे एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कभी अकेला नहीं मिलेगा आपको, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड्स के साथ ही मिलता है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस तरह बनके तैयार होगा। सो अगर आपसे पूछा जाए दैट विच कंपाउंड या विच आयन, कंपाउंड भी नहीं, विच आयन हैज बोथ कोऑर्डिनेट एज वेल एज कोवैलेंट बॉन्ड, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? NH4+ या फिर अमोनियम आयन। आई होप समझ में आ गया होगा इसका फॉर्मेशन। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन कैसे बनके तैयार होता है इसको देखते हैं अभी। सो हाइड्रोनियम आयन कैसे बनता है इसको देख लो। हाइड्रोनियम आयन बनाने के लिए हमको चाहिए होगा वाटर का एक मॉलिक्यूल, और इसमें हम ऐड कराते हैं H+ आयन। H+ आयन ज़्यादातर एसिड्स हमें प्रोवाइड कर देते हैं, तो जब हम पानी में कोई एसिड डिसॉल्व करते हैं तभी ये वाला आयन बनता है, हाइड्रोनियम आयन। सो ये चैप्टर नंबर 3 में आप पढ़ोगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में। तो जब हम वाटर में H+ आयन ऐड करते हैं तो ये बन जाता है H3O+ आयन, मॉलिक्यूल से कन्वर्ट हो गया आयन में। ठीक, ये कैसे हो रहा है इसी को हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स। तो देखते हैं वाटर का फॉर्मेशन कैसे हमने देखा था। हाइड्रोजन शेयर करता है एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे ऑक्सीजन अगेन शेयर करता है एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ, और बाकी ऑक्सीजन के पास में यहाँ पे 2 लोन पेयर होते हैं इस तरह। ठीक है, ये है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको इसमें ऐड कराना है H+ आयन, यानी कि H के पास में यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, एक कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। मैंने बताया था हाइड्रोजन एटम के पास में एक इलेक्ट्रॉन होता है, बट हाइड्रोजन आयन क्या करता है, वो एक इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर देता है, दे देता है कहीं। तो यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन के पास में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये शेयरिंग खुद नहीं कर सकता। बट हाँ, कोई और अगर इसको दोनों इलेक्ट्रॉन दे दे तो ये ले सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा किसी भी एक लोन पेयर से, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ। और बेसिकली यहाँ सही तरीका ये होगा बनाने का, इसको भी नीचे बनाते हैं हम, क्योंकि ऐसे नहीं होता, ये दोनों लोन पेयर एक पास होते हैं और ये दोनों ही हाइड्रोजन्स एक तरफ होते हैं इस तरह। 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से जुड़े हैं और दोनों लोन पेयर पास पास होते हैं, ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास में ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, यहाँ लोन पेयर है, यहाँ लोन पेयर है, और नीचे यहाँ पे इस तरफ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये है हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इस तरह। तो यहाँ पे इस तरह था, और ये H+ जब जाके जुड़ेगा तो ये किसी भी एक लोन पेयर से, मान लो यहाँ से जुड़ गया, तो इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। अब देख लो, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो गया, और जितने भी हाइड्रोजन्स हैं सबके पास यहाँ पे 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के पास में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट यहाँ कंप्लीट हो गया है। सो दैट्स वाई यहाँ पे हम कह सकते हैं दैट यहाँ पे हमारा एक स्टेबल मॉलिक्यूल या आयन, यहाँ पे आयन है, स्टेबल आयन फॉर्म हो गया है, और यही आयन हमारा क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन। यहाँ पे लिख दो, और इसको हम लिख सकते हैं इस तरह, H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, ये दोनों सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, कोवैलेंट बॉन्ड से, और जो ऊपर वाला हाइड्रोजन है वो आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ में जुड़ा हुआ है। और जब ऐसा होगा तो ऐसा होते ही यहाँ पे चार्ज आ जाएगा इस पे प्लस का, तभी तो H3O+ आयन है, तो यहाँ पे भी प्लस चार्ज आ गया। तो ये आपका क्या है, हाइड्रोनियम आयन, दिस इज हाइड्रोनियम आयन, यानी कि H3O+ आयन। सो आई होप इसका फॉर्मेशन भी समझ में आ गया होगा आप लोग को, यही लास्ट आपका कंपाउंड है। सो आई होप इसका भी फॉर्मेशन आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो यही आपका लास्ट कंपाउंड था जिसका फॉर्मेशन आपको देखना था। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर एंड होता है। सो लास्ट में आप लोग के लिए कुछ होमवर्क क्वेश्चंस हैं, आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एंड इन क्वेश्चंस का आंसर आप लोग अपने आप से निकाल के देखना, और इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। सो आई होप इस वीडियो में मैंने जितना आप लोग को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना, और बाकी अगर ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया हो तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के बता सकते हो। और अगर आप लोग को और किसी टॉपिक में और किसी सब्जेक्ट में भी कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के बता सकते हो, मैं उस पर जरूर गौर करूंगा और उन टॉपिक्स के ऊपर भी जल्दी ही वीडियो लेके आने की कोशिश करूंगा। तो इसी के साथ चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।